गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो है वो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा था। तो फाइनाइट सेट बेसिकली क्या होता है, हमने बताया था ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट सेट कहलाता है। और ऐसा सेट जिसमें क्या होते हैं इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, एक्स क्या बोला गया, डब्ल्यू कोई सेट दिया है और उसमें क्या बोला गया है, एक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय है। यानी कि आपको क्या बताना है कि कितने आप आपसे अगर मैं पूछूंगी वीक में कितने डेज होते हैं तो सभी को पता है कि कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। इसका मतलब वो एक फाइनाइट नंबर है। तो आंसर कितना निकल करके आएगा बच्चों कि ये एक फाइनाइट सेट है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे पास क्वेश्चन है, एक्स समीकरण इतने के हलों का समुच्चय है। समीकरण क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ जाएगा। यानी समुच्चय कैसा बनेगा, -4 प्लस का 4। यानी कि इसको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो ये कैसा बनेगा बच्चों, फाइनाइट सेट बनेगा। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक्स किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। ये कोई सपोज ये रेखा मान लीजिए। अब मैंने बोला इसमें सभी बिंदु, कितने बिंदु हो सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे कंसिडर, अगेन इसके बीच में, अगेन यहाँ पे इसके बीच में, तो ये कितने सारे एक सीधी रेखा पे बिंदु होंगे बच्चों, अनंत बिंदु हो जाएंगे। इसका मतलब ये कैसा सेट बनेगा बच्चों, इनफाइनाइट सेट बनेगा। क्लियर है इतना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, x सभी विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स का समुच्चय आपने बताना है। चलिए चेक कर लेते हैं। ऑड नंबर्स यानी 1, 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन, यानी कि ये कहाँ तक जा रहे हैं बच्चों, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इसका मतलब ये कैसा सेट फॉर्म करेंगे, इनफाइनाइट सेट फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं। तो इससे हमारा ये चीज क्लियर हो गया कि ऐसे सेट जिनके नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, फाइनाइट सेट कहलाते हैं। और ऐसे सेट जिनके नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं या जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है ऑर्डर या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। क्लियर है बच्चों। ऑर्डर मीन्स जैसे मैंने ये बोला, किसी सेट के अंदर 1, 2, 3 लिखा है, तो अगर मैं पूछूं ऑर्डर ऑफ ये a इज इक्वल टू है, ऑर्डर ऑफ a अगर पूछूंगी यानी कि आप एलिमेंट्स को काउंट करोगे, 1, 2, 3 यानी 3 एलिमेंट है। अगर मैं कार्डिनैलिटी को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, हालांकि कहीं पे आपको दिया भी जाएगा, अगर कार्डिनैलिटी को किसी और सिंबल से डिनोट करेंगे बच्चों तो वहां पे गिवन होगा कि ये इसकी कार्डिनैलिटी को डिनोट करता है। ठीक है, अगर मैं कार्डिनैलिटी की बात करूं तो कार्डिनैलिटी की कितनी आएगी, 3 आएगी। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। यहाँ पे इनफाइनाइट सेट की बात नहीं हो रही है बच्चों। ठीक है, number of elements in finite set A is called the order or the cardinality of set A. जनरली इट इज डिनोटेड बाय, या तो ऑर्डर ऑफ ए से डिनोट कर सकते हैं या फिर कार्डिनैलिटी ऑफ ए से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। सपोज एक एग्जांपल और दूंगी मैं आपको। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज मैंने a इज इक्वल टू आपको क्या दे दिया, ABCD ये दे दिया। अब मैं आपसे इसका ऑर्डर पूछूं या फिर मैं आपसे इसकी क्या पूछूं, कार्डिनैलिटी पूछूं, तो कितनी होगी बच्चों, 1, 2, 3, 4 कितनी आएगी, 4 निकल करके आएगी। ठीक है,
क्लियर है? तो इसी को ऑर्डर भी बोलते हैं और इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? कार्डिनैलिटी बोला जाता है। ठीक है, ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं। आप क्वेश्चन देखिए, इफ A इज इक्वल टू पी क्यू आर एस हमें दे रखा है, देन कार्डिनैलिटी ऑफ A हमसे पूछा गया है। अगर मैं सपोज ऑप्शन बना लेती हूँ, चलिए ऑप्शन है मेरा 4, ऑप्शन B है मेरा 2, ऑप्शन C है मेरा 5 और ऑप्शन D है मेरा 3। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक हो गया बच्चों, चलिए चेक करते हैं। ए हमें, अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो ए मुझे क्या दिया हुआ है बच्चों? P, Q, R, S, ये हमें सेट दे रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर आपको डाउट होता है बच्चों तो हमेशा ऐसे लिख लेना, एक लेटर है, Q एक लेटर है और ये क्या है? एक भरा हुआ बैग है, एक बैग है जिसके अंदर R और S एलिमेंट बैठे हुए हैं। तो बच्चों ये कितना काउंट होगा? 1। ये भी कितना काउंट होगा? 1, क्योंकि ये एक बैग के अंदर बैठे हुए हैं तो ये भी कितना काउंट होगा? 1। यानी कितनी होगी इसकी कार्डिनैलिटी बच्चों? 3 इसकी कार्डिनैलिटी होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हाँ, कई बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, PQRS इनको अलग अलग पढ़ लेते हैं, बट बच्चों ये एक सेट के अंदर आपको गिवन है, इसका मतलब ये कितना काउंट किया जाएगा? 1 एलिमेंट काउंट किया जाएगा। तो PQR और S एक हो गया, तो 1 2 3 एलिमेंट्स हमारे निकले। तो कार्डिनैलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों? कार्डिनैलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इक्वल सेट, यानी समान समुच्चय किसे कहते हैं। ऐसे दो सेट इक्वल कहे जाते हैं जब उनके पास एग्जैक्टली, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे जैसे आप A देख रहे हैं, A क्या दिया है? 0 1 2, B क्या दे रखा है? 2 1 0 और C क्या दे रखा है? 0 1 2। तो ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा, इट मींस मतलब प्लेस से फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 0 यहाँ पे है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है। सेट के अंदर आपका प्लेस भले ही कुछ भी हो, वो सब क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी कार्डिनैलिटी भी क्या है? सेम है। तो ये क्या बन जाएंगे? A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C बन जाएंगे। सपोज मैंने एक सेट आपको दे दिया है A B, ये दे दिया है, और दूसरा B सेट दे दिया है B, A। तो आप क्या बोलेंगे? A इज इक्वल टू B है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको एक रिमार्क लिखाया था, आपको याद हो कि सेट के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो कभी रिपीट नहीं होते हैं। अगर मुझे इसका सेट लिखना पड़ेगा तो ये APLE ही बनेगा। उसी तरीके से अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं PALE, तब भी ये क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे समझिएगा, इक्वल सेट किसे कहते हैं? जब हमारी कार्डिनैलिटी सेम हो और साथ में जो नंबर्स लिखे गए हैं अंदर वो एग्जैक्टली क्या हो बच्चों? सेम हो। वो हमारा कैसा सेट कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, अब बारी आती है अनइक्वल सेट की, यानी कि असमान समुच्चय। असमान समुच्चय किसे कहते हैं? तो ऐसे दो सेट को अनइक्वल सेट कहा जाता है इफ दे डू नॉट हैव सेम एलिमेंट्स। यहाँ पे देखिए A इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 0 1 2 3 और B इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 2 1 0, यानी A और B तो कैसे भी इक्वल नहीं है। क्लियर है? यानी कि क्या हो गया? A विच इज नॉट इक्वल टू B, तो हम क्या बोल देंगे कि ये कैसा समुच्चय है बच्चों? असमान समुच्चय है। और वैसे भी ये ऑब्वियस है, ऐसा समुच्चय जो इक्वल समुच्चय नहीं है वो हमारा अनइक्वल सेट होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक और टर्म की तरफ चलते हैं जो कि हमारा क्या है? इक्विवेलेंट सेट। ध्यान रखिएगा बच्चों, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट यानी कि समतुल्य समुच्चय। दो फाइनाइट सेट
ऐसे दो फाइनाइट सेट इक्विवेलेंट कहलाते हैं जिनकी की कार्डिनैलिटी सेम हो, यानी कि अंदर कौन से एलिमेंट बैठे हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उन दोनों सेट की कार्डिनैलिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। जैसे आपको A इज इक्वल टू सपोज ये दे रखा है ABCD और B इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4। अगर कार्डिनैलिटी ऑफ A की आप बात करेंगे तो वो कितनी निकलेगी 4। अगर कार्डिनैलिटी ऑफ B की अगर आप बात करेंगे तो वो कितनी है बच्चों 4। यानी कि दैट इंप्लाइज कार्डिनैलिटी ऑफ A इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ B, दैट इंप्लाइज A इज इक्विवेलेंट टू B। सिमिलरली सिंपली हम ये बोल सकते हैं A क्या है हमारा, इक्विवेलेंट है B के। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना तो समझ जाइए। ये थोड़ा सा डिफरेंस इनका, इक्वल सेट हमारे वो होते हैं जिनमें की कार्डिनैलिटी तो सेम हो, साथ ही साथ एलिमेंट भी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। भले ही उनका ऑर्डर चेंज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके प्लेसेस चेंज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेट के अंदर अगर हमारे प्लेसेस 0 पहले फर्स्ट प्लेस पे था, देन थर्ड पे चल दिया, देन सेकेंड में आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, सेकंड थिंग हमने पढ़ी अनइक्वल सेट। इसका मतलब अगर दो सेट हमारे इक्वल नहीं है, उनकी कार्डिनैलिटी इक्वल नहीं है, एलिमेंट जो उसमें रखे गए हैं वो इक्वल नहीं है, तो वो यूजुअली क्या कहलाता है, अनइक्वल सेट कहलाता है। और नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है वो है इक्विवेलेंट सेट, यानी कि समतुल्य समुच्चय, जिसमें हमारी कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए। अगर अंदर एलिमेंट कुछ भी बैठे, जैसे आपने इसमें देखा कि ABCD बैठे थे और यहाँ पे क्या बैठे थे 1 2 3 4 बैठे थे, बट कार्डिनैलिटी सेम है, तो हम बोल देंगे कि A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, B हो जाएगा, यानी कि A इक्विवेलेंट होगा किसके, B के। क्लियर है इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, जो कि है हमारा सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। ठीक है बच्चों, उपसमुच्चय डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट A इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ B। एक सेट A को B का सबसेट कब कहा जाता है बच्चों, जब एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। जब A के एलिमेंट B के भी एलिमेंट निकल जाएं तो तब हम क्या बोलेंगे कि वो सेट क्या है, A क्या है, B का सबसेट है। सबसेट को इस तरीके से सिंबल से डिफाइन करते हैं। ये क्या बनता है बच्चों, सबसेट का सिंबल है। ठीक है, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव है तो A को B का उपसमुच्चय कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है। इफ A इज इक्वल टू इतना दिया गया है, हमें A इज इक्वल टू कितना दिया गया है 1 2 3, एंड B क्या दिया गया है बच्चों 1 2 3 4 दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखिए, नोटिस कीजिए A में कौन से एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है, यहाँ पे कौन से एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है 4 है, यानी 1 2 3। इसका मतलब A कैसा है आपका, सबसेट है B का। ठीक है, देन A इज अ सबसेट ऑफ B, या एक तरीके से सबसेट को कैसा मान के चलिए, लेस देन वाली चीज मान के चलिए। हालांकि B इज अ सबसेट ऑफ B, लेस देन तो हम नहीं बोल सकते, बट ये वाले एलिमेंट्स कहीं ना कहीं इस B वाले सेट में क्या हो जा रहे हैं, समा जा रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो A है हमारा वो B का क्या है बच्चों, सबसेट है। क्लियर है इतना, चलिए आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इफ A इज इक्वल टू 5 6, A हमें क्या दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ इसे इरेज कर देते हैं बच्चों ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ओके, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, A इज इक्वल टू हमें दे रखा है 5,6 एंड B इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1 2 3 4। ठीक है,
A इज इक्वल टू 5,6, B इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो अब हम एलिमेंट लिख लेते हैं बच्चों। A के एलिमेंट 5 and 6 हैं और B के एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। ये 5 किसी से भी मैच नहीं हो रहा है और ये 6 भी किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। जब A के कोई भी एलिमेंट B में मैच नहीं हो रहे हैं या B सेट से नहीं लिए गए हैं तो हम डायरेक्टली बोल देंगे A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अगला आइए, इफ P इज इक्वल टू इतना दिया गया, P क्या दिया गया है अगर आप देखेंगे तो एक सेट के अंदर एक सेट और दिया गया है 3,4 और Q मुझे दिया गया है 1,2 और 3,4। ठीक है, इसमें क्या है, एक सेट है जिसके अंदर 1,2 यानी कि एक भरा हुआ बैग रखा हुआ है, ये है 3 ये है 4। यहाँ पे भी 1,2 एक भरा हुआ बैग रखा है, ये है 3 और ये है 4। ये इससे मैच होता है, ये इससे मैच होता है, ये इससे मैच होता है। अगर एक्चुअली आप देखेंगे तो यही एलिमेंट यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे P इज अ सबसेट ऑफ Q। और अगर मैं पूछूं क्या Q सबसेट है P का, तो आप बोलेंगे यस, जब दोनों सेम ही है तो Q भी तो सबसेट है P का। अगर ऐसी कंडीशन आती है बच्चों जहां पे P Q का सबसेट है और Q P का सबसेट है, तो उस केस में आप देख पा रहे हैं P और Q दोनों क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। ये हम इस एग्जाम्पल से देख पा रहे हैं। अगर हमारा P Q का सबसेट बन रहा है और Q P का सबसेट बन रहा है तो P इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? Q होगा। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है ट्रू फॉल्स। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों इस चीज को, ट्रू एंड फॉल्स हमने बताने हैं। पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दे रखा है, एक तो हमें भरा बैग दे रखा है जिसके अंदर 1 2 एलिमेंट है और एक हमें नंबर दे रखा है 3। ठीक हो गया। दूसरी तरफ आइए, एक नंबर है 1, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, एक नंबर है 4। चलो 3 3 से मैच हुआ, बट ये दोनों किसी से मैच नहीं हो रहे हैं। बच्चों गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा कि इस 1 को इससे मैच कर दो और इस 2 को इससे मैच कर दो और बोल दो कि यस इट इज ट्रू। नहीं बच्चों, ये एक सेट के अंदर बैठे हैं, ये एक समुच्चय के अंदर बैठे हैं और ये क्या है, ओपन है। यहाँ पे एक बैग के अंदर आपने कुछ सामान रखा हुआ है और यहाँ पे खाली सामान रखा हुआ है, तो दोनों कभी भी आपस में सबसेट नहीं बन सकते हैं। इट मीन्स हमारा पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? गलत है। आया समझ में इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। हमें क्या दिया हुआ है, एक लेटर ए है, एक लेटर बी है, एक लेटर सी है। इधर आइए, एक बैग के अंदर ए बी सी है और एक लेटर कितना दिया हुआ है बच्चों? डी दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, न ये खुला सामान किसी उधर खुले सामान ए से मैच हो रहा है, ना ये बी मैच हो रहा है, ना ये सी मैच हो रहा है। इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है बच्चों। तो ये ऑप्शन भी क्या है हमारा? फॉल्स है। आ रहा है समझ में इतना? ओके, चलिए आगे बढ़िए, अगले पे आइए। तीसरे में अगर देखोगे तो एक हमें 5 दे रखा है यानी एम्प्टी सेट दे रखा है और एक बैग के अंदर एम्प्टी दे रखा है। तो क्या दोनों सेम है बच्चों? बताइए। एक आपको खाली बैग दे रखा है और एक बैग के अंदर खाली बैग दे रखा है, क्या दोनों चीजें सेम है? प्रैक्टिकली सोचिएगा इस चीज को। तो ये दोनों आपस में सेम सबसेट नहीं बनते हैं बच्चों, तो ये ऑप्शन भी हमारा कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं चौथे वाले पे। देखिए इसमें क्या है, एक एम्प्टी सेट है, एक हमारे पास क्या है, बैग के अंदर क्या है हमारा? एम्प्टी सेट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे तो इस तरफ आइए, एक एम्प्टी सेट है, एक बैग के अंदर एम्प्टी सेट है और एक दो बैगों के अंदर एम्प्टी सेट है। ठीक है, और एक हमारा क्या है बच्चों? दो बैगों के अंदर हमारा क्या है? एम्प्टी सेट है। क्लियर है इतना? ठीक है, इतना समझ में आया आपको? देन अगर आप चेक करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? अगर आप चेक करते हैं तो हमारा क्या बनेगा? ये 5 से मैच करेगा,
कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। खाली बैग से मैच कर रहा है। खाली एक भरा हो एक बैग जिसके अंदर एक खाली बैग है वो भी इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या बन रहा है बच्चों, ट्रू बन रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि सेम तरीके के एलिमेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ट्रू बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इसमें नोट डाउन करने वाली चीजें हैं बच्चों जो कि आपको समझनी है। जैसे पहला नोट क्या है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये तो आपको पता है। जैसे मैंने ए बोल दिया, ए बी सी, ठीक है, तो इसका एक सबसेट ए भी तो है बच्चों। ए अपने आप में एक उसका क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। क्लियर है इतना? अगली अगर बात आए तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल दी सेट। सोचना ही नहीं है, फाई जो होगा वो सारे ही सबसेट का क्या बनता है बच्चों, सबसेट बनता है। ठीक है, तो दो चीजें तो कंफर्म है। अगर आपसे किसी का सबसेट पूछा जाए, जैसे मैंने पूछा 1 2 3 4 हमें दिया गया है, आप उसके सबसेट बताइए, तो पहला सबसेट बिना सोचे समझे फाई लिख देना है और दूसरा सबसेट पूरा का पूरा सेट लिख देना है, क्योंकि ये हमेशा ही हमारे क्या बनेंगे, किसी भी सेट के क्या बन जाएंगे, सबसेट बन जाएंगे। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पे अगर थर्ड पॉइंट देखें जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर ए हमारे बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो इस केस में ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बी होगा, या फिर यहाँ पे और बी इज इक्वल टू ए होगा। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। ए इज इक्वल टू हमें दिया है ए कॉमा बी कॉमा सी, हमें ये दे रखा है, और b इज इक्वल टू भी हमें क्या दे रखा है, a कॉमा बी कॉमा सी दे रखा है। यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, a सबसेट है b का एंड हमारा दिख रहा है कि b भी सबसेट है a का। दैट इम्प्लाइज a b के इक्वल है ना, दोनों में सेम ही एलिमेंट है। इट मीन्स a इज इक्वल टू b, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, b इज इक्वल टू a। आपकी इच्छा है आप कैसे लिखते हैं। तो दोनों ही केस क्या है बच्चों, सही है। तो ये तीन जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं सबसेट को पढ़ने के लिए। पहली चीज कि हर कोई सेट जो दिया गया है वो खुद का सबसेट होता है बच्चों। दूसरा चीज, अगर कोई फाई आपको एम्प्टी सेट है वो सारे ही सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। और तीसरी चीज, अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का तो ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बी होगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसेट लिखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट अ सबसेट ऑफ द सेट इतना। इसका हमें क्या करना है, सबसेट लिखना है। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, ए सपोज मैं इसे मान लेती हूँ, ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी हमें गिवन है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अगर मैं इसके सबसेट को लिख रही हूं तो सबसेट क्या बनेंगे, एक मैंने बोला था आपसे फाइव बनेगा और दूसरा पूरा का पूरा सेट बन जाता है। क्लियर है ना इतना? अब क्या बनेगा, तोड़ दीजिए एलिमेंट को, एक बन जाएगा ए और एक बन जाएगा बी, बस इतने ही बनेंगे इसके सबसेट। एक तो फाइव बनेगा, एक ये तो ऑब्वियस वाले हैं, और दूसरा इसमें से एलिमेंट लेते रहिए वो हमारे क्या बन जाएंगे, सबसेट बन जाएंगे। यानी कि कितने सबसेट बने, अगर मैं कार्डिनलिटी पूछ दूं इसके सबसेट की, सबसेट ऑफ ए की अगर कार्डिनलिटी पूछ दूं तो बच्चों वो कितनी है, 4 है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ दूं कि सबसेट में कितने बैठे हुए हैं तो आप क्या बोलेंगे, वो कितने हैं बच्चों, 4 हैं। क्लियर है ना इतना? समझ में आई ये चीज बच्चों आपको? क्लियर है? यहाँ पे मैं इसको इसका सबसेट क्यों बोल रही हूँ, देखिए मैंने बोला कि ये क्या है, सबसेट है ए कोमा बी का। कोई दिक्कत है बच्चों इसमें? इसमें एक लेटर ए बैठा है और इसमें एक लेटर ए कोमा बी बैठा है, ए से मैच हो रहा है, यानी कि ये क्या है, सबसेट है किसका, बी का सबसेट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, राइट अ सबसेट ऑफ द सेट इतना। 1 2 3 के आपको लिखने हैं सबसेट। ठीक है, यानी कि सपोज b मान लेते हैं, b इज इक्वल टू हमें दिया है 1 2 3। अब मुझे इसके सबसेट बताने हैं बच्चों। सबसेट बताने के लिए क्या होगा, सबसे पहले एक तो फाई आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों,
1 2 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी पूरा सेट आ जाएगा। अब ब्रेक करते रहिए, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक क्या बनेगा, 3 बनेगा। अब 1 2 बनेंगे, 1 3 बनेंगे, फिर 2 3 बनेंगे, इतने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट हमारे। अगर मैं कार्डिनलिटी पूछूंगी कि सबसेट की कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बैठे हैं सबसेट में, तो डायरेक्ट बच्चों आप कितना बोल देंगे, 8 बैठे हुए हैं। क्लियर है, समझ में आया? तो इसके लिए एक रिमार्क भी होता है बच्चों, अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 एलिमेंट दिए थे तो सबसेट कितने निकल करके आए, 4 निकल करके आए। यहाँ पे 3 एलिमेंट दिए थे तो सबसेट कितने निकल करके आए बच्चों, 8 निकल के आए। तो एक रिमार्क है, अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए पी है, जैसे कि यहाँ पे कोई सेट ए था, इसकी कार्डिनलिटी 2 थी, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं बच्चों, 2 की पावर p बनते हैं, यानी 2 की पावर जितनी कार्डिनलिटी होगी उतने बनेंगे, यानी 2 की पावर 2 4 बन रहे थे, यहाँ पे 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। आ रहा है समझ में बच्चों इतना? जैसे सपोज मैंने कोई एलिमेंट आप सेट मैंने आपको दे दिया, 1 2 a b 3 5, ये मैंने दे दिया, ठीक है। तो आपसे मैंने पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सबसेट, तो आप क्या बोलेंगे, 2 की पावर p कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है इतना? ये आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ये छोटू सा रिमार्क है बच्चों, जो कि आपको याद करके रखना है। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन है तो हम उसके नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू a, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, a में a b c, a में एक लेटर a बैठा हुआ है, b में क्या बैठा हुआ है, एक बैग के अंदर एक लेटर बैठा हुआ है, c में एक बैग के अंदर एक लेटर बैठा है, एक सिंगल लेटर बैठा है और एक और तीसरा सिंगल लेटर बैठा है। ठीक है बच्चों, चलिए पहला ऑप्शन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इस पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि अक्सर हमसे गलती हो जाती है कि हम करेक्ट में टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। और कई कई जगह पे ऑप्शन भी इस तरीके से बनाए होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करेक्ट वाला हमें टिक करना है कि इनकरेक्ट वाला हमें टिक करना है। क्लियर है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला बोल रहा है कि A बिलोंग्स टू B, चलिए चेक कर लेते हैं, क्या A बिलोंग करता है B में, बताइए। सबसेट नहीं बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, A बिलोंग्स टू B पूछा गया है, ठीक है। A क्या B में बिलोंग करता है? अगर यहाँ पे पूछा जाता क्या A सबसेट है B का, तो बच्चों आपका आंसर होता नहीं, लेकिन A बिलोंग्स टू B बोला है, यानी कि एलिमेंट तो वहां पे दिखाई दे रहा है, यानी कि A में है, इसका मतलब A के एलिमेंट जो ये A दिया हुआ है स्मॉल a, वो B के एलिमेंट से मैच करता है, तो बिलोंग्स टू है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट है। बट हमें क्या चाहिए था, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था। पहला ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, हमारा करेक्ट हो गया। चलिए दूसरे पे बढ़ते हैं। B इज अ सबसेट ऑफ C पूछा गया है। B में कौन से एलिमेंट बैठे हैं, एक बैग के अंदर लेटर बैठा है, यहाँ पे भी एक बैग के अंदर लेटर है, इसका मतलब B इज अ सबसेट ऑफ C, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट है। क्लियर है इतना? चलिए अब थर्ड में बढ़ते हैं। थर्ड हमें क्या दिया हुआ है, A इज अ सबसेट ऑफ C, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, A इज अ सबसेट ऑफ C। चेक कर लेते हैं, क्या A यहाँ पे एक लेटर है, बट यहाँ पे तो A जो गिवन है वो एक सेट के अंदर गिवन है, तो ये कभी भी एक दूसरे के सबसेट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कैसा है बच्चों, इनकरेक्ट है। और A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, ये क्या लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है।
तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चों? थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? इनकरेक्ट पूछा गया था। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि इनकरेक्ट बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कराने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही था कि आप समझ पाए कि बिलोंग्स टू और सबसेट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मुझे ऐसा दे रखा है ए बी सी ई डी डी और 5 इस तरीके से एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि क्या मेरा बी बिलोंग्स टू ये सेट ए में बिलोंग करता है? तो आप बोलेंगे यस इट बिलोंग्स टू दी ए। ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट है, यहाँ पे बी आपका प्रेजेंट है। मैं बोलूंगी 5 इज बिलोंग्स टू दी ए, तो 5 यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है ना वहां पे प्रेजेंट, तो इसको क्या बोल देंगे बच्चों? यस बोल देंगे। बट अगर कोई दूसरा सेट मुझे गिवन हो, बी कोई दूसरा सेट मुझे गिवन हो और उसमें इस तरीके से एलिमेंट दिया हो और पूछा हो क्या बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो आप डायरेक्ट बोल देंगे यहाँ पे तो बी एक लेटर है और यहाँ पे बी एक बॉक्स के अंदर बंद है, तो ये कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्लियर है बच्चों? ओके, चलिए ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में जो आपको पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से रहिएगा बच्चों। बाय बाय बच्चों।